हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि बज रहे हैं इस समय रात के 2:45 और मैं आपका दोस्त शुभम और जो कि बना हुआ आपका होस्ट इस समय बना हुआ हूँ आपका होस्ट। और मैं आपका इस समय मैं आपकी एक रिकॉर्डिंग क्लास आगे बढ़ा रहा हूँ। और चलिए देखते हैं क्या है। हम जैसे कि बात कर रहे हैं अपने इस प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत कर रहे हैं। और हमारे प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? हमारे प्लेटफॉर्म का नाम मत भूलिए, है ना, और इस पर बने रहिए। हमारे प्लेटफॉर्म का नाम है गुप्तास क्लासेस, ठीक है। और जिन भी बच्चों ने अभी तक टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है वो जाके टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। कमेंट बॉक्स में मुझसे बोल दीजिएगा, वीडियो कमेंट बॉक्स में आपको लिंक भेज दूंगा पर्सनली, ठीक है। ये बात तो रही ज्वाइन होने की, तो वो बात हमने कर ली है। आइए कुछ बात करते हैं इस समय हम अपने सिलेबस पे। और ये सिलेबस है आपका सबका EMRS का सिलेबस है, ठीक है। तो इसमें देखते हैं हमने क्या क्या चीज़ें की हैं। हमने अकाउंटिंग का कुछ पार्ट कवर कर लिया है, ऊपर का यहाँ तक का कुछ बहुत ही एक आध जो 2-4 जो टॉपिक रह गए हैं, जैसे वाउचर वाला रह गया, डिस्काउंट वाला रह गया है, और कुछ एक आध टॉपिक और रह गए हैं। बाकी हमने टर्म्स इसमें समझा दी हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने कुछ सारे कंसेप्ट करा दिए हैं आपको। कुछ रह गया हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। ये करा दिया है, तो इतना पार्ट हमने करा दिया था। और उसके बाद फिर हमें लगा कि यार अकाउंट्स तो मोस्टली सबको आता ही है, तो क्यों ना कुछ ऐसा पार्ट कराया जाए जो थ्योरी वाला पार्ट है और जिससे क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है, ठीक है। तो हमने इसको ये सोचा कि इसको थोड़ा बाद में देखेंगे अकाउंट्स और इस वाले पोर्शन को, और हम सीधे इस वाले पोर्शन पे आ गए और हमने इधर की क्लासेस आपकी चालू भी कर दी, ठीक है। तो इस पोर्शन में हमने देखे कि हम इस पोर्शन पे चल रहे हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट वाला पार्ट आपको करा रहे हैं, ठीक है। और फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हमारे आपका लगभग, इसे पहले मैं क्लियर कर लेता हूँ ताकि आपको देखने में कोई दिक्कत ना हो। तो इसमें फाइनेंशियल मैनेजमेंट हम कंसेप्ट, रोल्स एंड ऑब्जेक्टिव वाला पार्ट लगभग कर चुके हैं। अब चक्कर पता है क्या है कि ये जो कंसेप्ट, रोल एंड ऑब्जेक्टिव है, जो यहाँ पे लिख तो रखा है इन्होंने बहुत ही शॉर्ट में, बट इसके अंदर बहुत सी चीज़ें हैं जिसका बेसिक समझाने में थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है। और फिर मैंने आपको बोला कि अब मैं बिल्कुल क्रक्स फॉर्म में चलूँगा, बिल्कुल जितनी ज़रूरत है उतना दो, ठीक है। जितना रेलेवेंट है एग्ज़ाम के रिकॉर्डिंग उतना ही दिया जाएगा सिलेबस से, जो बिल्कुल टच ही है बिल्कुल। बट इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम बाकी चीज़ें छोड़ देंगे, बाकी चीज़ें भी पे भी बने रहेंगे, ठीक है। ये क्रक्स के चक्कर में हम मेन कंटेंट को मिस नहीं करेंगे। तो हम इस वाले पार्ट को मैं आपको आज कितनी तारीख है, आज लगभग 12 तारीख है, 12 की सुबह हो रही है, इस समय 3 बज रहे हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये वाला पार्ट आपका ये वाला पार्ट, ये पूरा फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, ठीक है, ये वाला, और आपका इसमें से कुछ पार्ट इसका ऊपर का है ना। और इसके अलावा आपके में सोर्सेज ऑफ फाइनेंसिंग भी है ना, और सोर्सेज ऑफ फाइनेंस भी हैं। और ये वाला पार्ट कहाँ गया, सोर्स ऑफ फाइनेंस कहाँ है, सोर्स ऑफ फाइनेंस, ये रहा पूरा जी। इस पार्ट को, ये वाले पार्ट को, ये पूरा, ये लगभग मैं 2 से 3 क्लासेस में करूँगा। और मैं सोच रहा हूँ इसमें इन क्लासेस को मैं थोड़ा इसकी लेंथ बढ़ा दूँगा, 50 मिनट्स की कर दूँगा, ठीक है। या फिर मैं ज़्यादा नंबर ऑफ़ क्लासेस कर दूँगा, एक दिन में ज़्यादा बनानी पड़ेंगी मुझे, वो कोई नहीं। तो ये वाला पार्ट हम ज़्यादा से ज़्यादा खींच तान के हम कर लेंगे इनको अप टू, मैं बोल रहा हूँ आपको 16 अक्टूबर को, इसी वाली 16 अक्टूबर। तो 4 दिन में हम इनको फिनिश कर देंगे। मैं रिकॉर्ड करके इनको अपने YT चैनल पर डाल दूँगा। आप देखो ना देखो, ये आपकी हेडेक है, मैं तो साफ डालता रहूँगा। अच्छा, आपने एक कैरेक्टर देखा होगा इंस्टाग्राम पे, एक कैरेक्टर है सुना होगा, वो इस बार के OTT वाले उसमें भी आया था,
बिग बॉस में, है ना, उस करेक्टर का नाम क्या था यार, हाँ कुछ पुनीत सुपरस्टार करके है ना। वो ऐसा है कि वो पता कि किस कैसी भी वीडियो बना लेता है बिना सर पैर की, है ना। और लाइक उसको सिर्फ और सिर्फ रोज़ाना की कम से कम 100-150 वीडियो उसको डालनी होती है, रील्स वगैरह। तो बट उसके कंटेंट में कंटेंट है नहीं है वो एक अलग चीज़ है। हम किसी को मतलब यहाँ पे मतलब किसी की बुराई नहीं कर रहे, किसी वो नहीं कर रहे, भाई जिसको जो दिख रहा है वो कर रहा है, ठीक है। बट अब मैं क्या चाह रहा हूँ, मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं अपने यूट्यूब पे क्या बनूँ, मैं अपने यूट्यूब पे बनूँगा अपना कॉमर्स से रिलेटेड क्या पीएस मतलब जस्ट लाइक पीएस मतलब कॉमर्स का पुनीत सुपरस्टार बनूँगा। और मेरी वीडियो लाइक मुझे नहीं पता पर मेरे को ऐसा लगता है, अंदर से फील हो रहा है कि मेरे को आउटपुट मिल रहा है। तो अब मैं भी धड़ल्ले से वीडियोस डालता रहूँगा, मतलब बट ऐसी नहीं कि जिसका जो कंटेंट से हटके मतलब कंटेंट होगा उसमें पूरा कंटेंट होगा, आपके सिलेबस को कवर करेगा, आपके एग्ज़ाम को कवर करेगा। और दूसरी बात इसमें हम पुराने क्वेश्चंस को जो अब तक आए हुए हैं उनको करा के दिखाएंगे ताकि आपका कॉन्फिडेंस बना रहे, ठीक है। तो आपका काम ये है कि बस आप बने रहे हैं साथ में, अगर साथ में बने रहोगे तो हम एक दूसरे का साथ देते देते चीज़ों में आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो आप शेयर्स वगैरह, लाइक वगैरह या कमेंट वगैरह जैसा भी आपका मन हुआ करे आप कर लीजिए करिए, ठीक है। लाइक जो भी दिक्कत हुआ करे कमेंट बॉक्स में, बुराई करनी है बुराई करिए, अच्छाई करनी है अच्छाई करिए। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे थे, हम अपना कर रहे थे प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड से रिलेटेड। हमने लास्ट वाला लेक्चर देखा था। प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स का मतलब होता है कि फंड्स को रेस करना अलग अलग सोर्सेज से। तो उसमें हमने एक देखा था LOC। अब मेरे को कमेंट बॉक्स में ये करके बताओ कि LOC जो लेटर ऑफ क्रेडिट है ये किस तरीके का लैंडिंग सर्विस के अंदर आएगा बैंक की। क्या ये नॉन फंड में आएगा या फंड बेस्ड में आएगा, ठीक है। ये ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। मैं देखना चाहता हूँ कि आप वीडियोस वगैरह ध्यान से देख रहे हो या नहीं। इज़ इट फंड बेस्ड लैंडिंग सर्विस ऑफ बैंक और इज़ इट नॉन फंड बेस्ड बैंकिंग सर्विस और लैंडिंग सर्विस ऑफ बैंक, ठीक है। चलें, तो हमने ये देख लिया था। उसके बाद हमने उसमें एक चीज़ छूट गई थी। उसमें क्या छूट गई थी, उसमें एक चीज़ छूट गई थी कि लाइक बैंक गारंटी वाला टॉपिक छूट गया था। मेरे को एकदम से बाद में याद आया बट वो गारंटी, तो इसे यहाँ पे ही कवर कर लेते हैं। गारंटी बहुत सिंपल है। गारंटी का मतलब होता है कि लाइक ऐसा होता है कि सपोज़ करिए एक सेलर है, सॉरी ये बायर है ना, और एक जो सेलर है, ठीक है। बायर ने सेलर से कुछ माल लिया, सपोज करो सेलर ने इसको कुछ रॉ मटेरियल दिया, ठीक है, रॉ मटेरियल दिया। तो अब क्या होता है इस केस में, क्या होता है इस केस में ऐसा होता है कि लाइक कि अब जो कॉन्ट्रैक्ट है तो इन दोनों के बीच में कुछ कॉन्ट्रैक्ट बना, ठीक है। और जब ये कॉन्ट्रैक्ट बना तो पहले तो ये देखते हैं कि गारंटी वाला टॉपिक उठता काहे में, किस बेसिस पे उठता है। जिस बेसिस पे उठता है कि लाइक जो मोस्टली जो कवर करता है गारंटी वाला, ये मोस्टली करता है कि लाइक गवर्नमेंट जो ठेके होते हैं ना, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट है ना, उसको लेने में या फिर कभी कभी रॉ मटेरियल वगैरह परचेस करने में भी ये चीज़ें हो सकती हैं। या फिर मोस्टली ये होता है रियल एस्टेट के जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, जैसे रोड बनवाना, हाईवे बनवाना, है ना, इस तरीके के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं ना जो आपस में गवर्नमेंट एजेंसीज़ और कॉन्ट्रैक्टर के बीच में होते हैं। तो उस केस में ये ज़्यादातर ये बैंक गारंटी वाला केस चलता है। लाइक मतलब ये चीज़ें ज़्यादा प्रिवेलिंग है बैंक गारंटी। तो होता क्या है लाइक कि बैंक की अब ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया तो इसने इसको कोई रॉ मटेरियल सप्लाई किया, तो ये बनता है कि लाइक एग्रीमेंट हो गया। अब आपको ये पता है कि ये चीज़ें पता है कि जब कॉन्ट्रैक्ट जो होता है रोड और हाईवे से रिलेटेड कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो साहब एक दिन में या 2 महीने में पूरे तो होते नहीं हैं।
या ऑन द स्पॉट तो पूरा होता नहीं है इसका। तो उस केस में क्या होता है, इन कॉन्ट्रैक्ट में क्या हो जाता है, इन कॉन्ट्रैक्ट में लग जाता है, क्या लग जाता है, टाइम, है ना, कंप्लीशन होने में। भाई 4-4 5-5 साल लग जाते हैं प्रोजेक्ट्स में, है ना। तो उस केस में क्या होता है, उस केस में ये होता है कि लाइक कि ये बायर है या मतलब कॉन्ट्रैक्टर कह लीजिए, और इसको कह लीजिए आप गवर्नमेंट एजेंसी। तो साहब इन्होंने इसको कॉन्ट्रैक्ट दिया, है ना, और इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट ले लिया। तो अब इनको जो कॉन्ट्रैक्टर है उसको अपना ऑब्लिगेशन पूरा करना है, ऑब्लिगेशन उसमें मतलब उसके ऊपर जो भी दायित्व है उसे पूरा करना है, ठीक है। और गवर्नमेंट एजेंसी क्या देगी, गवर्नमेंट एजेंसी इसको पैसा देगी। तो इस तरीके के कॉन्ट्रैक्ट बन जाते हैं। बट गवर्नमेंट एजेंसी इस पर कैसे विश्वास करे कि क्या ये काम इतने टाइम में पूरा करके दे देगा या नहीं दे देगा कॉन्ट्रैक्टर, क्या इनको काम पूरा मिलेगा। ठीक, एक तो ये सवाल खड़ा होता है, एक ये सवाल खड़ा होता है कि इन केस अगर मान लो कोई डिफ़ॉल्ट हुआ, ठीक है, डिफ़ॉल्ट अराइज हुआ, तो उस केस में वो लॉस कैसे बियर करेगी जो गवर्नमेंट एजेंसीज होंगी या जिसने भी से इस केस में सेलर होगा, वो लॉस कैसे बियर करेंगे। तो इस केस में ऐसा कहा जाता है कि लाइक जो बैंक होता है, बैंक क्या करता है, बायर के बिहाफ पे, है ना, बायर या कॉन्ट्रैक्टर के बिहाफ पे किसको, बायर के हिसाब से सेलर या गवर्नमेंट एजेंसी को क्या देता है, गवर्नमेंट एजेंसी को क्या देता है, गारंटी देता है। बैंक क्या देता है, गारंटी। क्या देता है कि साहब अगर कोई डिफ़ॉल्ट होता है तो उस केस में उस डिफ़ॉल्ट की लायबिलिटी किसकी होगी, मेरी होगी। उस डिफ़ॉल्ट के केस में जो लायबिलिटी होगी वो लायबिलिटी किसकी होगी, वो बैंक की होगी। और बैंक किसको पे करेगा ये लायबिलिटी के केस में, उस एजेंसी को या उस सेलर को वो पे करेगा जो भी उसका नुकसान हुआ होगा। हालांकि इस केस में कभी भी नुकसान पूरा तो आपको मतलब लाइक रिकवर नहीं हो सकता है, बट वाटेवर कुछ भी जो हो जाता है वो बैंक की जिम्मेदारी होती है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि प्राइमरी लायबिलिटी किसकी हो गई, बैंक की हो गई। तो इस केस में आपको समझ में आया कि बैंक गारंटी क्या होता है, ठीक है। और जो नॉन फंड बेस्ड उसमें आता है लैंडिंग सर्विसेज में, ठीक है। ये मैंने जितना इजी हो सकता था उस इजी तरीके से मैंने बता दिया। पर अब इसमें से क्वेश्चन अगर बनेगा तो बनेगा कैसे, मान लो क्वेश्चन बनेगा तो ऐसा बनेगा कि गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट या रियल एस्टेट कॉन्ट्रैक्ट में या रोड कॉन्ट्रैक्ट में आपका कौन सा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट या लैंडिंग सर्विसेज यूज़ कर होती है मोस्टली। तो उस केस में बैंक गारंटी यूज़ होती है, ठीक है। और वो लेटर ऑफ क्रेडिट इंपोर्ट और एक्सपोर्ट वाले केस में ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है। एक ये पॉइंट बन गया। बैंक गारंटी के केस में जो प्राइमरी लायबिलिटी होती है वो किसकी होती है, भाई सबसे पहले किसका गला पकड़ा जाएगा, अगर कोई डिफ़ॉल्ट होता है तो सबसे पहले बैंक का गला पकड़ा जाएगा। तो प्राइमरी लायबिलिटी होती है आपकी बैंक की, ठीक है। ये समझ में आया, ठीक है। तो इस तरीके के केस को हम कहेंगे बैंक की गारंटी। और मैंने आपको लेटर ऑफ क्रेडिट थोड़ा बहुत समझा दिया। हालांकि ये सोर्सेज ऑफ फंड जब आएगा ना आपका जो टॉपिक ऊपर वाला, तो उसमें ये सभी चीज़ें आपकी दोबारा से कवर होंगी एक बार और। तो इन केस आपको समझ में नहीं आया हो या हल्का वुल्का कम आया हो तो आप क्या कीजिएगा, आप बने रहिएगा। 1 या 2 दिन में आपका सोर्सेज ऑफ फंड्स भी हम स्टार्ट कराएंगे, क्योंकि मैंने वो आपको दिखा दिया है, वो आपके सिलेबस का पार्ट है। हालांकि इसमें से इंटरनल क्वेश्चन आने की उम्मीद बहुत कम रहती है, लाइक इस टॉपिक से, बैंक गारंटी वाले टॉपिक से आज तक कभी आया नहीं है और आ सकता नहीं है। बट आपको एक चीज़ याद रखनी है कि नॉन फंड लैंडिंग सर्विस कौन सी होती हैं और फंड बेस्ड लैंडिंग सर्विसेज कौन सी होती हैं। ये
ज़रूर याद रखना, इसके एग्जाम्पल आपको ज़रूर याद रखने, ठीक है। इसके बेसिस पे क्वेश्चन बनने की उम्मीद हो सकती है। अब चीज़ें काफ़ी डिफ़िकल्ट हो गई हैं, पहले जैसा टाइम रहा नहीं है कि कुछ भी फैक्ट बेसिस पे आपको परोस दिया जाए, क्वेश्चन पूछ लिए जाए, है ना, और आपको उसके जवाब आराम से मिल जाएं और आप क्लियर कर लो एग्ज़ाम। हालांकि इस बार का पेपर फिर भी केबीएस का काफ़ी इजी था, मतलब फैक्चुअल बेस्ड था। चलिए, मतलब लास्ट ईयर के कंपैरिजन में बात कर रहा हूँ। तो हमारे कुछ प्रोक्योरमेंट में ही कुछ चीज़ें और रह गई थी, तो आगे पढ़ते हैं कि हम और किस किस जगह से या और किस किस ब्याज पे और कौन कौन से सोर्सेस हो सकते हैं जिनसे हम फंड को रेज कर सकें। तो हमारा एक और सोर्स आता है, अब आता है इंटरनेशनल फंडिंग। मतलब अब इंटरनेशनल बात कर रहे हैं तो मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, नेशनल मतलब अपने देश का, इंटरनेशनल मतलब देश से बाहर। जब हम फंड रेज कर रहे हैं कहीं और देश से, मतलब अपने देश से ना होके किसी फॉरेन कंट्री से अगर हम फंड रेज कर रहे हैं तो उस केस में हम क्या बोल देंगे उसे, इंटरनेशनल फंडिंग। फंडिंग टुडे इज नॉट लिमिटेड टू डोमेस्टिक मार्केट। सीधी सीधी अच्छी बात कह रहा है, बहुत सही बात कह रहा है कि फंडिंग जो है, फंड रेज करना अब सिर्फ और सिर्फ डोमेस्टिक मार्केट में ही तक ही लिमिटेड नहीं रहा है। डोमेस्टिक मार्केट मतलब कि जिस भी आप देश से व्यापार कर रहे हो उसी देश की मार्केट तक, मतलब उसी देश की बाउंड्री तक, ये इतना लिमिटेड नहीं रह गया, ठीक है, जिससे ज़्यादा बढ़ गया, ये बियॉन्ड द बाउंड्रीज हो चुका है और ये इंटरनेशनल बन चुका है। विथ लिबरलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन बिजनेस एंटरप्राइजेज हैज ऑप्शन टू रेज कैपिटल फ्रॉम इंटरनेशनल मार्केट। अब लिबरलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन का क्या मतलब होता है, कोई बताएगा मुझे? अब ये ऑनलाइन क्लास होती ना, लाइक मतलब ये मतलब क्या कहते हैं उसको, लाइव वाली, तो उसमें तो पूछने में मेरे को डायरेक्ट मतलब इंटरेक्शन करने में बहुत मज़ा आता है, बट ये है नहीं तो इसमें मेरे को ऐसा लगता है कि मैं सवाल नहीं पूछ पाता हूँ बस, ठीक है। तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइबर बढ़वाइए ताकि हम ऑनलाइन स्ट्रीमिंग किया करेंगे फिर, ठीक है। तो देखिए, एक वर्ड होता है लिबरलाइजेशन, है ना, एक होता है ग्लोबलाइजेशन, और एक वर्ड होता है आपका प्राइवेटाइजेशन, है ना। जब 1991 की इकोनॉमिक पॉलिसी के बारे में पढ़ा होगा ना, इकोनॉमिक पॉलिसी को, जो एलपीजी का जो कंसेप्ट था वो किसने, कौन लेके आया था 1991 की इकोनॉमिक पॉलिसीज के दौरान? वन एंड ओनली आपके मनमोहन सिंह जी, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जी, ठीक है जी, आपने कहीं ना कहीं सुना होगा। और आजकल तो रील्स वगैरह भी बनती रहती हैं इन सब चीज़ों में कि अगर मान लो मनमोहन जी नहीं होते तो क्या होता, हमारा देश मतलब पे बस इतना ही वो बचा था। इस तरीके की काफ़ी रील्स वगैरह आपने देखी होंगी चलती फिरती। तो बस मेनली चीज़ें हम यहाँ पे अब जल्दी जल्दी देख लें कि लिबरलाइजेशन का क्या मतलब है। लिबरलाइजेशन का मतलब ये है कि आपको क्या है, मैं बहुत शॉर्ट और क्रक्स फॉर्म में बता देता हूँ, बाद में हम ये चीज़ें जब टॉपिक आएगा तो उसके हिसाब से कर लेंगे। लिबरलाइजेशन का मतलब ये है कि आप पे क्या है, आपको के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होंगी, है ना, आपके ऊपर से क्या करी जाएगी, रिस्ट्रिक्शन को, है ना, और जो भी हिंड्रेंस आती हैं, रिस्ट्रिक्शन और हिंड्रेंस आती हैं काय में, बियॉन्ड बॉर्डर्स, बियॉन्ड बॉर्डर्स मतलब फॉरेन कंट्रीज के साथ क्या करने में, बियॉन्ड बॉर्डर्स, बियॉन्ड बॉर्डर्स रिस्ट्रिक्शन हिंड्रेंस, बियॉन्ड बॉर्डर क्या होंगी आपकी, रिमूव हो जाएंगी, ताकि आप क्या कर सको, ट्रेड कर सको फ्रीली। ये बहुत मैंने मतलब लाइक सिंपल चीज़ों में बता दी। कहने का मतलब ये है कि 1991 से पहले हुआ क्या करता था, हमारा देश आज़ाद नहीं था, लाइक आज़ाद हुआ था मतलब 1947 में। तो 1947 तक हमारी कैसी इकोनॉमी थी, हमारी इकोनॉमी काफ़ी बहुत ज़्यादा क्या थी, मतलब क्लोज इकोनॉमी थी। क्लोज इकोनॉमी मतलब हमारी बंद इकोनॉमी थी कि हम किसी भी प्राइवेट प्लेयर्स को आने नहीं देना चाहते थे काय में, मार्केट में। और सब की सब चीज़ों को 1947 से लेके ऑलमोस्ट 1991 तक सब चीज़ों को क्या कर रही थी, गवर्नमेंट मैनेज कर रही थी, ठीक है।
आपने देखा होगा लाइक कि गवर्नमेंट ने बैंक्स वगैरह का वो किया था, मतलब क्या कहते हैं उसको, बैंक्स वगैरह अपने अधीन ले लिए, जितने भी सेक्टर थे सब अपने अधीन ले लिए थे। तो टोटली किसका कब्जा था? गवर्नमेंट का कब्जा था। ठीक है, गवर्नमेंट ही मैनेज कर रही थी सारी चीज़ों को। इतना समझ में आया है ना। फिर होता क्या है कि 1991 में, है ना, जब लाइक मनमोहन सिंह जी थे, मनमोहन सिंह जी ने एक सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि हम ऑलरेडी काफ़ी पीछे चल रहे हैं चीज़ों में, अगर अब हमने अपनी जो क्लोज इकोनॉमी है, क्लोज इकोनॉमी को अगर हमने ओपन इकोनॉमी नहीं किया, ओपन इकोनॉमी इन द सेंस, अगर अब हमने जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं, पहले तो उनको लगता था यार जब भारत इतनी मुश्किल से आज़ाद हुआ था तो सबको लगता था कि फिर से कोई और देश आके हम पे राज नहीं करने लग जाए। क्यों? और क्योंकि अल्टीमेटली हम देखेंगे कि जो ब्रिटिशर्स आए थे, है ना, या पुर्तगाली आए थे, है ना, या डेनिश आए थे, ये सब आए किस लिए इरादे से थे? अल्टीमेटली स्टार्टिंग में तो ये क्या बिजनेस करने ही आए थे ना। और बिजनेस करते करते ये क्या करने लग गए थे? ये राज करने लग गए थे। ये एम्पायर में कन्वर्ट हो गए। तो यही सब चीज़ें चल रही थी। तो उसके बाद क्या था, मनमोहन सिंह जी ने कहा कि अगर हमने अपनी इकोनॉमी को ओपन नहीं किया, लाइक अगर हमने प्राइवेट प्लेयर्स को हमारे मार्केट में आके, मतलब हमारे मार्केट में अगर एंटर नहीं करने दिया तो हम बहुत पीछे रह जाएंगे। तो इस टाइम ये बहुत ही राइट टाइम है, हमको क्या करने है, हमको एलपीजी को इंट्रोड्यूस करना है। तो एल फॉर लिबरलाइजेशन, पी फॉर प्राइवेटाइजेशन और जी फॉर ग्लोबलाइजेशन। तो एल का मतलब होता है लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन का मतलब यही है कि जो भी ट्रेड के दौरान बैरियर्स आ रहे थे, या गवर्नमेंट की जो रिस्ट्रिक्शन थी, है ना, टैक्स को लेके, पॉलिसीज़ को लेके, है ना, ट्रेड फ्री करना, है ना, फ्री ट्रेड को लेके कि आप इस देश से दूसरे देश में माल नहीं भेज सकते, ये आइटम्स नहीं भेज सकते, ये चीज़ें नहीं कर सकते। तो इसके ऊपर गवर्नमेंट की काफ़ी क्या थी, स्ट्रिक्ट वो थी, मतलब स्ट्रिक्ट पॉलिसीज़ थी, स्ट्रिक्ट रेगुलेशन थी, स्ट्रिक्ट बहुत सारी चीज़ें थी। तो इन सब चीज़ों को क्या किया, इन सब चीज़ों को सिंपल किया गया। मैं सिर्फ ये अपने इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बता रहा हूँ ये सब चीज़ें। मीनिंग इसका यही है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, आप कहीं पे भी पढ़ोगे मीनिंग यही है। बट ये जो कहानी का जो सार लेके चल रहा हूँ वो इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में लेके चलना। ठीक है, जो काम आपका वो WTO वगैरह ने किया है, ये गेट वगैरह ने किया है इंटरनेशनल लेवल पे, है ना, वो एक अलग चीज़ है। उसको हम जब पढ़ेंगे, इको वगैरह का कंसेप्ट अगर कोई आपका सिलेबस में ये सब चीज़ें होंगी तो उसके हिसाब से पढ़ेंगे। बट अभी हम थोड़ा सिंपल भाषा में इस चीज़ों को समझने का कोशिश करने कि जब भी इस तरीके की बात कही जाएगी, आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि इनमें से लिबरलाइजेशन क्या है, तो लिबरलाइजेशन का मतलब यही है कि आप जो गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं, जो रेगुलेशंस हैं, जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, जो टैक्स रेट्स हैं, है ना, उनको इजी करना, है ना, उनको आसान करना, ताकि एक देश से दूसरे देश में जो ट्रेड हो सके वो बिल्कुल फ्रीली हो सके। तो जी ये सिंपल। ठीक है, अब इंग्लिश में आप अपनी भाषा में देख लेना, हिंदी में आप अपने हिसाब से देख लेना। ठीक है, ये मैंने अपनी बहुत ही सिंपल भाषा में आपको समझा दी। अब प्राइवेटाइजेशन क्या है? प्राइवेटाइजेशन का मतलब ये है कि लाइक प्राइवेट प्लेयर्स की एंट्री करना एक तरीके से। तो ये है कि लाइक अगर कोई प्राइवेट ओनर अपना कोई काम धंधा, कोई अपना बिजनेस शुरू करना चाहता है तो वो अपना बिजनेस शुरू कर सकता है। पहले जिसमें गवर्नमेंट का ही वो था, मोनोपोली थी, लाइक गवर्नमेंट की मोनोपोली थी कि गवर्नमेंट बैंक ही खुल सकते हैं। ठीक है, गवर्नमेंट ही बैंक में रह सकती है, गवर्नमेंट ही मतलब इंश्योरेंस डिपार्टमेंट में रह सकती है, ये बहुत सी ऐसी चीज़ें। तो उन सेक्टर को क्या कर दिया, उन सेक्टर को थोड़ा फ्रीली छोड़ दिया गया और कहा गया कि अब इसमें प्राइवेट प्लेयर्स भी आके, है ना, क्या कर सकते हैं, प्राइवेट प्लेयर भी इसमें एंटर हो सकते हैं और वो भी बिजनेस कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में प्राइवेटाइजेशन वाला पार्ट। और प्राइवेटाइजेशन का मतलब ये है, लाइक अगर हम ब्रॉड एंगल पे देखें तो प्राइवेटाइजेशन का मतलब ये है कि बहुत से ऐसे सेक्टर हैं कि जिसमें क्या करती है, जब गवर्नमेंट अपने लाइक पब्लिक सेक्टर से, गवर्नमेंट अपना पब्लिक सेक्टर में क्या है, गवर्नमेंट की मोनोपोली होने के लिए कम से कम 51% क्या होना चाहिए, कैपिटल में उसका
क्या होना चाहिए, ओन्ड होनी चाहिए, ओन्ड एंड, है ना, लगभग 50% कैपिटल किस पे होनी चाहिए, गवर्नमेंट के पास होनी चाहिए, तभी तो वो क्या होगी, एक गवर्नमेंट संस्था बोली जाती है। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये कि जब ये, जैसे मैंने अभी बताया था ना पिछले लेक्चर में, कि अब क्या है, अगर गवर्नमेंट इस शेयर को डाइल्यूट कर देगी, डाइल्यूट करना मतलब से अगर इस शेयर को कम करती जाए, कम करती जाए, कम करती जाए, तो हम क्या कहेंगे कि गवर्नमेंट किस तरफ मूव हो रही है, प्राइवेटाइजेशन की तरफ मूव हो रही है। ठीक है, क्योंकि वो अपने शेयर को कम कर रही है। जब मैं अपनी ओनरशिप कम करूंगा किसी चीज़ में, तो इसका मतलब क्या है कि किसी दूसरे की ओनरशिप है, और किसी दूसरे की ओनरशिप होने का मतलब है प्राइवेटाइजेशन। ठीक है, ये सिंपल भाषा में मैंने समझा दी। ग्लोबलाइजेशन का मतलब ये है कि ग्लोबलाइजेशन का मतलब लिबरलाइजेशन से जुड़ा हुआ है, सीधा सीधा देखें कि अगर लिबरलाइजेशन नहीं होगा तो ग्लोबलाइजेशन नहीं हो पाएगा। कहने का मतलब है अगर बैरियर्स ही नहीं होंगे, है ना, और तो हम ग्लोबलाइजेशन नहीं, ग्लोबलाइजेशन का मतलब ये है कि एक कंपनी अलग अलग देशों में जाके, है ना, अलग अलग तरीके से अपना मतलब बिजनेस कर सकती है। तो वो मतलब लाइक सिर्फ और सिर्फ बिजनेस ही नहीं, आप अपने प्रोडक्ट हो, है ना, आप अपनी ऑनलाइन टीचिंग हो या कुछ भी हो, आप बिल्कुल बिना रिस्ट्रिक्शन के पूरी ग्लोबली मतलब ऑल ओवर वर्ल्ड कहीं पे भी उसका मतलब क्या है, उन सर्विसेज को प्रदान कर सकते हो। तो लिबरलाइजेशन जब कम होगा तभी ग्लोबलाइजेशन बढ़ेगा। ठीक है, ये हमने बहुत ही आसान भाषा में समझ लिया कि इन सब का मतलब क्या था। तो यहाँ पे भी वही बात कर रहे हैं, हम अपने टॉपिक पे लौट के आते हैं। अभी हम सिर्फ टॉपिक से रिलेटेड बात करेंगे, और टॉपिक में सिर्फ और सिर्फ समझाने के लिए मैंने ये सब चीज़ें दे दी। बाकी अगर आपका इको वाले पार्ट में अगर ये टॉपिक है तो उधर हम अच्छे से कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि हम जब पढ़ रहे हैं कि भाई जब फंड रेज करना है तो क्या हुआ था, जब लिबरलाइजेशन हो गया या ग्लोबलाइजेशन हो गया तो बिजनेस एंटरप्राइजेस के पास कैसे होते हैं, बहुत सारे ऑप्शन हो गए कि वो इंटरनेशनल मार्केट से क्या करे, पैसा उठा ले। ठीक है, क्योंकि फिर ट्रेड करना बहुत ईजी हो गया ना, ये मैंने आपको समझा दिया आगे। ठीक है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड फॉरेन इंस्टीट्यूशनल investors are two major routes for raising funds from foreign sources besides ADR and GDR, global depository receipt. Obviously the mechanism of procurement of fund has to be modified in the light of requirement of foreign investment. कहने का मतलब क्या है कि अब यहाँ पे मैं सिंपल बताऊँ ना, अपनी भाषा में ही कर दूँ इन सब चीज़ों को। तो देखो यहाँ पर एक है ना, ये तो नहीं, ये थोड़ा मेरे को रफ करना पड़ेगा वरना इस काम करता है क्या, पता नहीं यार कैसे काम करता है। ठीक है, 1 मिनट दीजिए मुझे, मैं रफ कर लूँ थोड़ा सा। मैं इंटरनेशनल फंडिंग के बारे में जो अब तक बताया वो तो आपको समझ में आ गया ना। LPG, ठीक है, मैं इधर कंसेप्ट समझाने के इरादे से चीज़ें बता रहा हूँ बस, कि आपको आसान भाषा में समझ में आ जाए। ठीक है, क्योंकि भाई ये कोई सब्जेक्टिव पेपर तो है नहीं, आपको कहीं लिख के तो आना है नहीं। हाँ, भले ही अगर HPSC वाले देख रहे हो तो वो कंसेप्ट समझने के लिए देख सकते हैं, और उसके बाद अपनी बुक्स वगैरह या नोट्स वगैरह रीड कर सकते हैं, है ना। कहाँ गए, चलो, तो यहाँ पे हम देख रहे थे इंटरनेशनल फंडिंग। इंटरनेशनल फंडिंग का मैंने जैसे मतलब बताया कि बियॉन्ड द बाउंड्रीज आपको क्या करना है, फंड को रेस करना है। तो इसमें हमने 2 चीज़ें पढ़ ली थी। उसके बाद हमारा फिर क्या था, उसमें कुछ टर्म्स आए थे, इस वजह से मैं बोल रहा था। एक होता है अब आपका, एक होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और एक होता है फॉरेन
हाँ FII, दो जी तो चीज़ थी, FII था या FPI था, हाँ FII है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। अब इन दोनों में क्या फ़र्क है ये देख लेते हैं। मतलब रेस जो हम कर सकते हैं फंड वो दोनों तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। तो देखते हैं, हम पहले देखते हैं FDI। FDI का जो कंसेप्ट है ना वो लॉन्ग टर्म के लिए है ना, इतना समझो पहले तो। और FII का जो कंसेप्ट है वो शॉर्ट टर्म के लिए यूज होता है। अब कैसे होता है, अब जैसे होता है, ये सपोज करो कि बाहर देश का कोई इंसान है, सपोज करो जिम्मी है, और जिम्मी को क्या करना है, इन्वेस्टमेंट करना है किसमें, इंडिया में, इंडिया देश में। और जिम्मी कहाँ से, जिम्मी है USA से सपोज करो, ठीक है। तो जिम्मी चाहता है कि वो डायरेक्टली धंधा करे इंडिया से, और धंधा ऐसे करे कि वो उसको खुद ही ऑपरेट करे, है ना, खुद ऑपरेट करे। हालांकि उसका USA में अच्छा खासा धंधा है, एक कोई धंधा भी सोच लेते हैं। सपोज करो कि जिम्मी की एक NBFC है, NBFC नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। NBFC आपको समझ में नहीं आएगा, यहाँ पे हो सकता है हम इसको कुछ और ले लेते हैं। जिम्मी का काय का काम है, जिम्मी का काम है, सपोज करो जिम्मी एंड कंपनी प्राइवेट बैंक से इनके, ठीक है। तो प्राइवेट बैंक से है ना, जब कुछ और लेते हैं, कोई MNC का नाम लेते हैं, MNC ले लेते हैं, सपोज करिए MNC ले लेते हैं आपका इंश्योरेंस सेक्टर ले लेते हैं, चलो ठीक है। तो कोई कंपनी है, मतलब सपोज करो, और तो उसने क्या किया, इंश्योरेंस कंपनी है, तो उसको क्या कहा, तो पहली चीज़ है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पहले तो होती है आपकी एक लॉन्ग टर्म का एक बेसिस, लॉन्ग टर्म के लिए होगी, मतलब लाइक क्यों, क्योंकि इसमें जो बाहर के देश का जो इंसान या इंस्टीट्यूशन या संस्था जो इन्वेस्ट कर रही है वो डायरेक्टली कर रही है। डायरेक्टली मतलब डायरेक्टली इंडिया आके मतलब यहाँ के पूरे रूल्स एंड रेगुलेशंस को देख के, यहाँ के लॉ को देख के, है ना, देख के अंदर से यहाँ के सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस लॉस को पूरा फॉलो करके फिर यहाँ पे अपनी जो है पूरा धंधे को, बिजनेस को सेट कर रही है। लाइक यहाँ पे उसके आपके ऑफिसेज भी मिलेंगे, है ना, ब्रांचेस भी मिलेंगी, है ना, और टोटली ऑपरेट होगा यहाँ से धंधा, ठीक है। तो फिर कैसा धंधा हुआ जी, ये ऐसा धंधा हुआ कि अब क्या करेंगे, अब वो यहाँ पे धंधा करेंगे, यहाँ पे धंधा करने के बाद यहाँ पे से क्या कमाएंगे, वो प्रॉफिट कमाएंगे मान लो, और प्रॉफिट कमाने के बाद फिर यहाँ की सरकार को क्या देंगे, इंडियन गवर्नमेंट को क्या देंगे, टैक्स दे देंगे। और टैक्स देने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा, लाइक जो भी इनकम होगी वो अपने देश में वो ले जा सकते हैं। एक तो ये रूट हो गया FDI का, इसे कहते हैं FDI रूट, ठीक है। इस केस में क्या, इसमें क्या इन्वेस्टमेंट ज़्यादा चाहिए, पैसा ज़्यादा चाहिए, ठीक है। अब इसकी एडवांटेज और डिसएडवांटेज की बात कर लेते हैं। ये तो मैंने तुम्हें वो बता दिया सिंपल भाषा में कि FDI का क्या मतलब है। सबसे पहला तो ये लॉन्ग टर्म के लिए होगी, ठीक है। दूसरा चीज़, इसमें बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए, मतलब कि रिसोर्सेज ज़्यादा चाहिए इसको मैनेज करने के लिए। दूसरा, मैन पावर ज़्यादा चाहिए। तीसरा कि आपको मतलब लाइक एक बड़ा बेस चाहिए, है ना, अगर आपको खोलना है, ठीक है। चौथा, आपके पास इतना मतलब आपके पास कैपेबिलिटीज़ होनी चाहिए, लाइक कि आपका मतलब लाइक धंधा सेटअप ना हो पाए तो आप मार्केट में बने रहें, है ना, सही है कि नहीं। अब जैसे हाँ एग्जांपल याद आ गया ना, फोर्ड का एग्जांपल। अब फोर्ड भारत से गायब हो गई है,
तो फोर्ड क्या थी, फोर्ड यहाँ पे एफडीआई के सेक्टर में थी। फोर्ड यहाँ पे कंपनी आई, मतलब जिस भी देश की हो, मेरे ख्याल से जैपनीज़ ब्रांड है या जो भी ब्रांड होगा, है ना, वो आपको पता होगा। बट अब क्या, अभी रिसेंट न्यूज़ आई थी कि फोर्ड ने भारत से अपना बिजनेस पूरा ख़त्म कर दिया। फोर्ड मतलब फोर्ड कंपनी, जो फोर व्हीलर कंपनी, मतलब कार की कंपनी, ठीक है। अब क्यों कर दिया, तो फोर्ड जब आई थी तो आपने देखे थे, फोर्ड के शोरूम्स देखे होंगे, है ना, जगह जगह शोरूम्स होंगे, है ना, उसके सर्विसेज सेंटर होंगे, उनके आउटलेट्स वगैरह भी होंगे, जो भी होंगे, है ना। और कुछ उनके लाइक वो भी होगा बीपीओ वाला पार्ट, बैक एंड प्रोसेसिंग वाला, जिसमें लाइक कि फ़ोन कर दो तो आपकी सर्विसेज के लिए कोई ना कोई आपकी वो सर्विसेज बुक हो जाएंगी, है ना। या आपकी गाड़ी कहीं ख़राब हो गई तो आप फ़ोन कर दो तो आपकी गाड़ी कोई खुद से जाके मतलब मैनुअली सही करे, मतलब खुद से जाकर फिज़िकली सही करेगा। तो इस तरीके की चीज़ें होंगी। तो इतने बड़े सेक्टर को संभाल रही थी वो चीज़ें, बट अब उनसे नहीं हुआ तो वो अपना धंधा बंद करके चली गई। तो इस तरीके का एग्जांपल हमारे काय में आएगा, एफडीआई में आएगा। अब दूसरा है एफआईआई। एफआईआई में क्या होता है, एफआईआई होता है शॉर्ट टर्म के लिए। एफआईआई में जो होता है लाइक कि जो इन्वेस्टर होता है ना, वो डायरेक्टली इन्वेस्ट नहीं करता है। इन्वेस्टर कौन होगा यहाँ पे, इन्वेस्टर कोई ना कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होगा, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या कोई कंपनी। वो क्या करेगी, वो मान लो जैसे भारत की कोई कंपनी है ना, इंडिया की कोई कंपनी है, तो अब उसे इसमें इन्वेस्ट करना है, तो वो क्या करेगी, डायरेक्ट इसमें क्या लेगी, स्टेक खरीद लेगी। स्टेक खरीद लेना मतलब, स्टेक को बोलते हैं एक तरीके से इंटरेस्ट। इसमें स्टेक खरीद लेना मतलब इसमें शेयर्स खरीद लेगी, है ना। 10%, 20%, 30%, 40% इसने उसमें पैसा लगा दिया। तो अब जो पैसा लगा रही है तो पैसा निकाल भी सकती है, जब मर्जी आए निकाल लेगी, है ना। तो इनका क्या है, प्रॉफिट मेकिंग के हिसाब से इन्होंने देखा कि भाई जी कंपनी अच्छी चल रही है, जी वाला सेक्टर बूम पे, इधर पैसा लगा दिया, ठीक है। जब तक सही चलता रहा, प्रॉफिट मिलता रहा, लगा रहने दिया, फिर लगा कि अब निकाल देना चाहिए, निकाल के किसी दूसरी कंपनी में डाल दिया, ठीक है। तो आपने देखा होगा बहुत सी कंपनियाँ ऐसे इन्वेस्टमेंट पर्पसेस से वो एक दूसरी कंपनियों में लगाती रहती हैं, अपने इंडिया में भी आपस में लगाती रहती हैं। तो ये क्या हो गया, ये हो गया एफआईआई का कंसेप्ट। इसमें क्या है, ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है। दूसरा इसमें होता है कि आपको इतना, इसमें ये है इतनी सारी चीज़ें आपको मैनेज नहीं करनी पड़ती हैं, है ना, और है ना। तो इसको बोलेंगे हम फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। ये अलग अलग इंस्टीट्यूशन होते हैं, वो इन्वेस्ट करते हैं और प्रॉफिट कमाते हैं, ठीक है। अब इसको डिटेल में पढ़ना होगा तो डिटेल में हम पढ़ेंगे चाहे में जिस वही वाले पार्ट हैं जी, किसके सोर्सेज ऑफ फंड के पार्ट हैं, और ये डीप वाले पार्ट हैं। यहाँ पे तो बस मेरे को समझाना पड़ना है जल्दी जल्दी में, ठीक है। ये मेरे को लगता है वीडियो बहुत लंबी होने वाली है, मेरे को दोष मत देना अब, क्योंकि इसमें टर्म्स ही ऐसे ऐसे आ रहे हैं, मैं क्या करूँ, मेरी गलती तो है नहीं, ठीक है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से भी हम फंड रेस कर सकते हैं। कैसे रेस किया मैंने बता दिया कि भाई अब इंडिया की कंपनी किसी फॉरेन कंट्री में जाते धंधा स्टार्ट कर दे, डायरेक्टली वहाँ पे जाके अपनी आउटलेट खोल दे, है ना। तो इस तरीके से हम फंड रेस कर सकते हैं, और फिर वहाँ पे जो भी इंसान आपकी प्रोडक्ट खरीदेगा, सर्विसेज लेगा, वो अल्टीमेटली वो पैसा कहाँ आ रहा है, घूम फिर के इंडिया में ही तो आ रहा है, ठीक है। फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टमेंट भी यही है कि आप किसी दूसरी कंपनी में जाते हैं, इन्वेस्टमेंट कर दो, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, फंड को रेस कर सकते हैं फॉरेन सोर्सेज से, ठीक है। और इसके अलावा अब 2 सोर्सेज और दिए इन्होंने, बताओ, ADR, GDR, इनकी मदद से भी हम इंटरनेशनल मार्केट से फंड रेस कर सकते हैं। बस यहाँ पे अभी इतना समझो, मेरे में अभी हिम्मत नहीं है ADR और GDR को आपको डिटेल में समझाने की, ठीक है। जब हम सोर्सेज ऑफ फंड में ही देखेंगे, ठीक है। बस यहाँ पे इतना समझ लो कि ADR और GDR की मदद से हम क्या कर सकते हैं, इंटरनेशनल मार्केट से हम फंड रेस कर सकते हैं, मतलब फॉरेनर से भी हम फंड ले सकते हैं, हासिल कर सकते हैं अपने बिजनेस को रन करने के लिए। ऑब्वियसली द मैकेनिज्म ऑफ प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड हैज़ टू बी मॉडिफाइड इन द
क्या लिखा है यहाँ पे, मॉडिफाइड इन द लाइट ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ फॉरेनर इन्वेस्टर्स। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि जब भी हम प्रिक्योरमेंट कर रहे हैं फंड का, तो हम हमारी जैसी रिक्वायरमेंट है, जैसी नीड है, उसके हिसाब से हम क्या कर सकते हैं, फॉरेन इन्वेस्टर से भी फंड को रेज कर सकते हैं। ठीक है, अगला टर्म है आपका यहाँ पे, अगला टॉपिक है आपका एंजल फाइनेंसिंग के मतलब। ये एंजल फाइनेंसिंग मैंने पिछले 2-3 लेक्चर पहले मैंने थोड़ा बहुत शॉर्ट में आपको समझा दिया था। एंजल फाइनेंसिंग का मतलब यहाँ पे ये है कि एक बार मैं रीड कर लेता हूँ, जल्दी जल्दी समझा देता हूँ। एंजल फाइनेंसिंग इज अ फॉर्म ऑफ इक्विटी फाइनेंसिंग। ये किस तरीके का फॉर्म है, इक्विटी फाइनेंसिंग। इसको स्टार मार्क कर लो भाई मेरे। पूछा जा सकता है कि एंजल फाइनेंसिंग किस तरीके का फॉर्म है, डेट फाइनेंसिंग है, इक्विटी फाइनेंसिंग है, तो इसको हम बोलेंगे इक्विटी फाइनेंसिंग। ठीक है, वेयर एन एंजल इन्वेस्टर इज ए वेल्थी इंडिविजुअल। जो एंजल इन्वेस्टर है मतलब जिसको जो इन्वेस्ट कर रहा है आपकी कंपनी, वो कैसा होता है, वो वेल्थी इंडिविजुअल होगा, कोई मतलब कोई बहुत पैसे वाला है ना। हु प्रोवाइड्स कैपिटल फॉर स्टार्टअप और एक्सपेंशन। जो कैपिटल प्रोवाइड करता है, कैपिटल मतलब पूंजी आपके धंधे में जो इन्वेस्टमेंट करेगा, आपको इक्विटी प्रोवाइड करेगा। ठीक है, क्या के लिए प्रोवाइड करता है, तो एंजल इन्वेस्टमेंट किसके लिए होती है, दूसरा क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, जी स्टार्टअप के लिए होती है या फिर एक्सपेंशन के लिए होती है। जहाँ पे भी स्टार्टअप से रिलेटेड फंडिंग या रेस करने की बात आए, है ना, और ऑप्शन में आपको इस तरीके का कोई वो दिख जाए ऑप्शन, तो एंजल फाइनेंसिंग उसका ऑप्शन उधर हो सकता है। हालांकि मैं बता रहा हूँ कि इस तरीके का क्वेश्चन रेस हो सकता है। ठीक है, इन एक्सचेंज फॉर एन। अब भाई जब वो प्रोवाइड कर रहा है आपको पैसा, तो उसको भी तो एक्सचेंज में कुछ ना कुछ चाहिए होगा। फ्री में तो आजकल दुनिया में कुछ भी नहीं मिलता है। फ्री में तो एक, अब मैं क्या कहूँ, मैं कहना तो नहीं चाहिए, फ्री में तो मतलब कहते हैं ना, वो एक कहावत है कि जब तक रोता नहीं है तब तक माँ भी उसको दूध नहीं पिलाती है। तो कहने का मतलब है फ्री में आजकल इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। ठीक है, मैं आपके साथ यहाँ पे लगा हुआ हूँ, रात के करीब 3:30 बज रहे हैं, है ना, तो मेरी भी कुछ एक्सपेक्टेशंस है ना भाई। इस दुनिया में फ्री में कुछ नहीं है, सीधी सीधी बात है, एक्सपेक्टेशन है, और फिर थोड़ी बहुत अपने इंटरेस्ट वाली बात है। मैं अपने इंटरेस्ट के लिए सब काम कर रहा हूँ, कुछ अच्छा होगा तो वेल एंड गुड है, नहीं होगा तो भी कोई बात नहीं। ठीक है, चलिए वो इन सबको इस बातों से हटके आगे। इन एक्सचेंज ऑफ फॉर एन ओनरशिप इक्विटी इन द कंपनी। अब भाई जो पैसा दे रहा है आपको, जो वेल्थी बिजनेसमैन है, वो आपके बिजनेस में पैसा लगा रहा है, तो उसके बदले में क्या चाहिए उसको, ओनरशिप और इक्विटी चाहिए होगी। ठीक है, एंजल इन्वेस्टर हैव आइडल कैश अवेलेबल एंड आर लुकिंग फॉर अ हायर रेट ऑफ रिटर्न। भाई ऐसे इन्वेस्टर जो होते हैं, जो वेल्थी पर्सन होते हैं, उनके पास पैसा क्या होता है, आइडल कैश पड़ा होता है ना, और वो मार्केट में कहीं ना कहीं लगाने के लिए ढूंढ ही रहे होते हैं। तो उनको क्या होती है, उनको चाहिए होता है कि कोई हाई रेट ऑफ रिटर्न वाला कोई सौदा मिल जाए। देन व्हाट इज गिवन बाय द ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट। और जो ट्रेडिशनल पुरानी इन्वेस्टमेंट है, लाइक शेयर मार्केट, डिवेंचर, म्यूचुअल फंड, जो हो गए आपके ट्रेडिशनल। ठीक है, तो उसमें उतना रिटर्न नहीं मिलेगा, तो उन्होंने सोचा कि कहीं कोई नया स्टार्टअप देख लिया, उसमें उसको पैसे की ज़रूरत थी, तो किसी वेल्थी पर्सन ने उस पर लगा दी। टिपिकली द एंजल्स एज द नोन एज विल इन्वेस्ट अराउंड 25 to 60% टू हेल्प अ कंपनी टू गेट स्टार्टेड। ये करीब कितना पैसा लगाते हैं, 25 से 60% के हिसाब से। ये इक्विटी में आपको, इक्विटी आपकी ले, मतलब इतना पैसा लगा के आपका इक्विटी में आपकी हिस्सेदारी ले लेंगे कुछ भी। ठीक है, दिस sources of finance sometimes is the last option for startup which does not qualify bank funding and are too small for venture capital financing। कहने का मतलब ये है कि ये सोर्सेस, इसको मैं शॉर्ट में डिटेल में बता देता हूँ अपनी भाषा में, मेरी भाषा भी ज़रूरी है ना। क्या था आपका, एंजल फाइनेंसिंग। ठीक, जैसे नाम से ही प्रतीत हो रहा है, एंजल का क्या मतलब होता है, एंजल का मतलब होता है, हिंदी में होता है हमारा फरिश्ता। ठीक है, क्या होता है एंजल का मतलब, फरिश्ता। ठीक है, अब फरिश्ता है तो फरिश्ते जैसा कुछ ना कुछ काम तो करेगा आपके लिए। सपोज करिए कि किसी को अपना स्टार्टअप डालना है और अपना कोई धंधा स्टार्ट करना है। ठीक है, अब स्टार्टअप डालना था, बेचारे पे खुद की इक्विटी थी नहीं,
या खुद का थोड़ा बहुत जो पैसा था वो उसने अपना पैसा लगा दिया। पर मैंने कही थी ना स्टार्टिंग में ही कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट में जितना एडिक्वेट फंड चाहिए उतना चाहिए ही, है ना। 50 लाख चाहिए, 50 लाख का काम करना है तो 50 लाख में ही होगा, वो 25 में नहीं हो सकता। 25 आपने अपने लगा लिए, फिर अब 25 के लिए आप मार्केट में ढूंढते रहो, बैंकों के धक्के खाओ, इधर जाओ उधर जाओ। मतलब कहने का मतलब ये नहीं है कि मैं किसी चीज़ को डीमोटिवेट कर रहा हूँ यहाँ पे बिजनेस वगैरह को, बट मैं सिंपल भाषा में आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो अब उसने भाई स्टार्टअप था तो उसने अपनी कैपिटल जो भी थी होगी उसके पास बेचारे ने लगा ली। फिर उसने क्या देखा, उसने देखा किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को देखा, बहुत से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी दे देते हैं, है ना, ब्याज पे पैसा वैसा, उधर से पैसा नहीं मिला, रेज नहीं कर पाया वो। फिर उसने बैंक वगैरह को देखा, बैंक वगैरह ने भी मना कर दिया, हाथ खड़े कर दिए। गवर्नमेंट की स्कीम्स वगैरह निकलती हैं, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, वहाँ से भी बेचारे को कुछ नहीं मिला तो उसने भी हाथ खड़े कर दिए। फिर एंड में एक था आपका मुंशी लाल, सपोज करो जो वेल्थी इंसान था, मुंशी लाल। अरे इससे भी बढ़िया एग्जांपल मेरे को आ गया, छोड़ो ये मुंशी लाल छोड़ो, यहाँ तक की स्टोरी सेम रखो। यहाँ पर ये देखो, अरे तुमने वो देखा है ना यार शार्क इंडिया जो आता था, उसमें जो ग्रोवर आता था, असनीर ग्रोवर जो आता था, अरे वही भारत पे वाला, उसकी रील्स भी डली रहती है इंटरनेट पर खूब। हाँ तो मैं बता रहा हूँ कि शार्क इंडिया का एग्जांपल सोच के चलो, सपोज करो कि वो शार्क इंडिया में क्या होता था। कोई भी अगर आपने एपिसोड देखा हो, थोड़ा बहुत भी उसकी क्लिप देखा हो, तो उसमें क्या होता था, उसमें जो होता था कि लोग क्या करते थे, स्टार्टअप खोलते थे, उसमें अपना थोड़ा बहुत पैसा लगाते थे, उससे थोड़ा बहुत उसकी ग्रोथ करते थे, है ना। फिर ग्रोथ करने के बाद क्या होते थे, उनको जब कहीं और से फंड रेस नहीं हो रहा है तो वो कहाँ पे आते थे, शार्क इंडिया में आते थे। और शार्क इंडिया में जो 2 4 5 जजेस बैठे होते थे, इनके पास आइडियल कैश पड़ा होता था, आइडियल कैश इनके पास, है ना। अब इनको पता है कि मार्केट में कहीं और इन्वेस्टमेंट करेंगे तो 10 12 15% मिलेगा। बट यहाँ पे ये करते थे, देखा हुआ आपने कि भाई मैं तेरे को 10 करोड़ दे दूंगा, 2 करोड़ दे दूंगा, पर मेरे को 10% इक्विटी चाहिए। तो यहाँ पे क्या करते थे, सिंपल भाषा में देखा जाए कि इनको जो फंड तो दे देते थे, पर फंड के बदले में ये कहते थे कि भाई मेरे को इक्विटी दे दे इतनी। इक्विटी का मतलब ये कि ये आपकी कंपनी में क्या बन जाते थे, फिर आपके मालिक बन जाते हैं। मालिक मतलब हिस्सेदार बन जाते हैं एक तरीके से, कि इतने % की इक्विटी दे दे। 10% की इक्विटी देने का मतलब है कि 10% से मालिक बन जाना, 90% के तुम, 10% के हम। 20% इक्विटी देने का मतलब वहाँ पे क्या मतलब होता था, जब वो कहता था ना असनीर ग्रोवर, ठीक है, कि भाई मैं 20 करोड़ के लिए 2 करोड़ के लिए 20% इक्विटी दे दे। फिर और भी थे बोर्ड वाला, मतलब काफ़ी जजेस बैठते थे ना, तो इन तरीके की चीज़ें हैं। तो उस एग्जांपल से इसको सिंप्लीफाई कर लो और उस एग्जांपल को आप कैप्चर कर लो अपने दिमाग में, कौन सा जो मैंने बता दिया उससे बेस्ट नहीं हो सकता कुछ भी। कौन सा, शार्क इंडिया वाला, शार्क टैंक वाला, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, अभी मैं चलता हूँ, ठीक है। आगे अगले वीडियोस में मिलते रहेंगे, देखते रहेंगे। तो आप मेरे साथ बने रहो, अच्छी चीज़ें हैं, मतलब लाइक सिंपल भाषा में सिंपल चीज़ें करते गुजरते बढ़ते हुए और पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। और इस सब का चीज़ों का आपको तब पता चलेगा लाइक जब हम क्वेश्चंस को, पास्ट ईयर के क्वेश्चंस को जब हम करेंगे ना, और फिर जब मतलब बिल्कुल मतलब मस्के की तरह जब आपके आंसर निकलेंगे, आप देखते ही समझ जाओगे कि आंसर इसका जी है, जी ऑप्शन का जी बनना चाहिए। तब आपको वाकई में पता लगेगा कि हाँ चीज़ें यहाँ पे जो हो रही हैं वो मतलब वर्दी हैं आपके लिए, है ना। और मतलब मैं कहूँगा कि मतलब पेड कंटेंट से भी बढ़िया कंटेंट दूंगा मैं आपको, ठीक है। तो मेरे साथ बने रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और टेलीग्राम पे हमको ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। मिलते हैं, शुभ रात्रि, बाय।